नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। आज से लगभग 7 से 8 महीने पहले की बात है। यूरोपियन यूनियन का जो मार्केट रेगुलेटर है उसके द्वारा भारत की 6 क्लियरिंग कॉरपोरेशंस के ऊपर बैन लगा दिया गया था। जो रिकॉग्निशन जो उनके द्वारा दी गई थी उस रिकॉग्निशन को विदड्रॉ कर लिया गया था। ये कहानी आज से 7-8 महीने पहले की है, जिसमें कि ये जब पूरी की पूरी कहानी सामने आई थी, आरबीआई और सेबी के द्वारा एक बहुत ही कड़ा स्टैंड लिया गया था। उन्होंने कहा था कि देखिए, जो आपकी जुरिस्डिक्शन की बात है वहां पर आपको जो भी फैसला लेना है आप लोग ले सकते हैं, लेकिन जब बात आती है भारत के जुरिस्डिक्शन की, बात आती है उन एंटिटीज की जो कि भारत के जुरिस्डिक्शन में ऑपरेट कर रही हैं, उस केस में आपके पास कोई भी पावर यहां पर अवेलेबल नहीं है। वो सारी की सारी जो एंटिटीज हैं वो इंडिया की ही जुरिस्डिक्शन के अंदर आएंगी और इंडिया के ही रेगुलेटर्स हैं जो कि उनको रेगुलेट कर पाएंगे। ये पूरी कहानी घटने के बाद आज हमें एक नई डेवलपमेंट देखने को मिली है। 2 दिसंबर की ये खबर आप लोग देख पाएंगे। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने एक तरीके से साइड में हटके, जो कि यूके का सेंट्रल बैंक है, उन्होंने साइड में हटके आरबीआई के साथ अग्रीमेंट किया है, एमओयू साइन किया है फॉर दी कोऑपरेशन इन दी सीसीआईएल इशू। सीसीआईएल वही वाली क्लियरिंग कॉरपोरेशन है जिसके ऊपर यूरोपियन यूनियन के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन बैंक ऑफ इंग्लैंड ने यहां पर अलग से एक एमओयू को साइन कर लिया है। बात करेंगे इस पूरे मुद्दे के बारे में। मुद्दा थोड़ा सा पेचीदा है, एग्जैक्टली क्या हुआ था, क्यों हुआ था, वो भी समझेंगे, और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने आखिरकार ऐसा क्यों किया है कि आरबीआई के साथ साइड में हट करके एग्रीमेंट साइन किया है, उसको भी समझा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, सो सबसे पहले आपको बता देता हूं कि 2 मई 2023 यानी कि आज से 7 मंथ्स अगो, एग्जैक्टली 7 मंथ्स अगो, यूरोपियन यूनियन का जो मार्केट रेगुलेटर है, जिसको कि हम लोग एस्मा के नाम से जानते हैं, यूरोपियन सिक्योरिटीज एंड मार्केट्स अथॉरिटी, जैसे भारत में सेबी है वैसे वहां पे एस्मा है, तो इनके द्वारा इंडिया की जो 6 सीसीपीज हैं, सेंट्रल काउंटर पार्टीज, जिनके नाम यहां पे लिखे हुए हैं, नंबर 1 पे आता है क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और भी कई सारी सीसीपीज हैं, इनकी जो रिकॉग्निशन थी इनको विदड्रॉ कर लिया गया था। कारण क्या था डी रिकॉग्निशन करने का? इन्होंने कहा था कि देखिए, कोई भी कॉपरेशन अग्रीमेंट नहीं है बिटवीन दी एस्मा एंड दी आरबीआई एंड सेबी, और इसीलिए हम लोग यहां पे इनको डी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। बल्कि इन्होंने साथ में ये कहा था कि अगर आरबीआई हमें ये अलाउ कर दे कि इन सीसीपीज को हम आकर के सुपरवाइज करें या इन सीसीपीज को आकर के हम इनकी ऑडिटिंग करें, तब जाकर के हम लोग इन सीसीपीज के ऊपर जो बैन है वो नहीं लगाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, आरबीआई और सेबी ने साफ साफ बोल दिया ऐसा होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये इंडिया का जुरिस्डिक्शन है। आपको अपने जुरिस्डिक्शन में जो भी करना है आप कर सकते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू जुरिस्डिक्शन ऑफ इंडिया तो ऐसा करना इम्पॉसिबल है। उन्होंने कहा कि ये सेम पावर अगर आप हमारी जुरिस्डिक्शन में रखना चाहते हैं तो ये स्ट्रेंज है, ये अनफेयर है और ये अनएक्सेप्टेबल है। ये स्टेटमेंट किसी और के द्वारा नहीं, बल्कि जो हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांता दास, उनके द्वारा ये वाला स्टेटमेंट दिया गया था। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही आरबीआई ने कहा कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको रिकॉग्निशन को हटाना है तो हटा लो, इंपैक्ट इन्हीं के बैंकों पर आने लगा था। यानी कि यूरोपियन यूनियन के जो भारत में फंक्शन करने वाले बैंक्स थे उन्हीं को दिक्कत आने लगी थी। कुछ उदाहरण के तौर पे बात करें तो यूरोपियन यूनियन का जाना माना बैंक जैसे डॉयशे बैंक, बीएनपी पारिबास हुआ, सोसाइटी जनरल हुआ, ये सारे के सारे वो बैंक्स हैं जो कि इंडिया में फंक्शन कर रहे थे। लेकिन अब इन बैंकों को दिक्कत आने लगी, बिकॉज जो भी ये डील्स करते थे, मतलब कि जो भी डील्स ये इक्विटीज की मार्केट में, कमोडिटीज की मार्केट में, डोमेस्टिक फॉरेक्स की मार्केट में करते थे, उन डील्स को क्लियरिंग करवाने के लिए अब क्लियरिंग कॉरपोरेशंस ही इनके पास अवेलेबल नहीं थी। और अगर मान लीजिए इनको क्लियरिंग करवानी भी थी तो इस केस में इनको एक्स्ट्रा यहां पर पैसा देना पड़ता था, एडिशनल कैपिटल इनको सेट असाइड रखना पड़ता था इन ऑर्डर टू ट्रेड इन दी डोमेस्टिक मार्केट। सो क्लियरली अगर वो वाले बैंक्स यहां पर, अगर यूरोपियन यूनियन इंडिया में आकर के ये करता है तो उससे यूरोप के ही बैंकों को तकलीफ होती है। इसी के चलते बैंक ऑफ इंग्लैंड ने साइड में हटकर अपना एग्रीमेंट साइन कर लिया है
विद द आरबीआई रिगार्डिंग कॉपरेशन इन दी CCIL इशू। आप देख पाएंगे आरबीआई एंड बैंक ऑफ इंग्लैंड ऑन फ्राइडे यानी कि परसों की ही बात है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया ऑन कॉपरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दी CCIL। CCIL वही वाली जिसको कि यूरोपियन यूनियन ने डी रिकॉग्नाइज किया था, उस बॉडी के साथ इन्होंने बोला है कि हम लोग अग्रीमेंट साइन करने को तैयार हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड का ये कहना है कि आरबीआई के ऊपर ट्रस्ट करना बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल वाजिब है। MOU एस्टैब्लिशेस अ फ्रेमवर्क फॉर द BOE to place reliance on RBI's regulatory and supervisory activities while safeguarding UK financial stability. MOU also demonstrates the importance of cross-border cooperation. बहुत सिंपल भाषा में कहूँ तो बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ये कहा है कि आरबीआई की जो सुपरवाइजरी कैपेबिलिटी है, जो इनकी रेगुलेटरी क्षमता है, उसके ऊपर विश्वास करना बनता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये लोग ये कह रहे हैं कि इनकी जुरिस्डिक्शन में इनका ही जो है पावर चलेगा तो इसमें भी कोई गलती नहीं है। यूके ने ऐसा क्यों किया? यूके ने ऐसा इसलिए किया बिकॉज कई सारे जो यूके के बैंक्स थे उनको भी दिक्कतें आ रही थी, जैसे कि बार्कलेज बैंक हुआ, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक हुआ, जिनकी इंडिया में आपको प्रेजेंस देखने को मिलती हैं। अब इनको ये दिक्कतें नहीं आएंगी। दे विल बी एबल टू प्रोवाइड क्लियरिंग एंड सेटलमेंट फैसिलिटीज टू देयर क्लाइंट्स इन इंडिया वाया CCIL। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि ये वाले बैंकों को दिक्कतें आ रही थी जो कि यूके के बैंक्स थे, और वो अब दिक्कत नहीं आएगी बिकॉज इन्होंने एग्रीमेंट को साइन कर लिया है। आई थिंक अब यूरोपियन यूनियन के लिए भी समय आ चुका है कि वो भी जो उनके द्वारा लगाया गया बैन है उसको हटाया जाए। बिकॉज आपको याद करवा दूं, हमारे आरबीआई गवर्नर ने पहले भी ये कहा हुआ है कि इट इज़ नेसेसरी फॉर रेगुलेटर्स ऑन द अदर साइड टू अप्रिशिएट एंड ट्रस्ट द क्रेडिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन रेगुलेशंस। यानी कि अगर आप हमारी स्ट्रेंथ में विश्वास नहीं करेंगे तो हम लोग आपस में मिलकर के काम नहीं कर पाएंगे। इन्होंने कहा कि जो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर आज से 30 साल 20 साल पहले था वो आज नहीं है, आज कहानी काफ़ी बदल गई है। और आई थिंक हम सभी लोग अग्री भी करेंगे कि जितना स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर फिलहाल इंडिया की फाइनेंशियल मार्केट्स में मिलता है, मुझे नहीं लगता कि हमें दुनिया में कहीं पर भी और देखने को मिलता है। तो इसीलिए ये पूरा का पूरा जो स्टैंस है यूके ने पहली पहल ले ली है। अब टाइम देखते हैं कि यूरोपियन यूनियन यहाँ पर क्या करता है, देखते हैं क्या होता है। आपकी इस पे क्या राय है हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स ऑपरेशनल हो चुके हैं। जी हाँ, प्रयागराज में, करोल बाग में, नई दिल्ली में, उसके बाद मुखर्जी नगर नई दिल्ली में भी ये एस्टैब्लिश हो चुके हैं। आप यहाँ पे जा सकते हैं, इंक्वायरीज कर सकते हैं। अगर आपको सूटेबल लगता है इन बैचेज में एनरोलमेंट ले सकते हैं। आपके जो फेवरेट टीचर्स हैं वो यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे और आपको केवल मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करना है अनि UPSC। अगर आपको यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट्स चाहिए, आपको मार्केट रेट से कम यहाँ पे रेट्स मिलेंगे अगर आप लोग बेसिकली हमारा कूपन कोड यूज़ करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे फॉर्म दिया गया है, उसको जा करके भर सकते हैं और हमारी टीम आपको रीच आउट कर लेगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।